मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आ रहा हूँ। एक जी। तो जस पाटिल उन्होंने 14 अगस्त को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है विभाजन विभीषिका दिवस, मतलब अजीब सी चीज है। और हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के आंदोलन अब निरर्थक हैं, क्योंकि हर एक पार्टी अपना इंतजार करती रहती है कि कब मुझे मौका मिले। डॉक्टर राकेश पाठक, आपसे बहुत स्ट्रेट चीज ये पूछ लूं, ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो 3 लोगों का होता है, पहले एक आप 3 लोगों का होता है। हम लोग एक पुराने उसमें देख चुके हैं कि जो एक इलेक्शन कमिश्नर लवासा जी थे, उन्होंने 5 या 7, मैं भूल रहा हूं, 5, 6, 7, उन्होंने पिछले कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का लिखित उसमें दिया था कि मोदी जी ने ये कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है। अब चूंकि 3 हैं, उसमें से मेजॉरिटी डिसीजन करके उसको कर दिया, हटा दिया गया, उसको दबा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन लवासा जी के ऊपर कार्रवाई हुई, उनके बीवी, उनके लड़के और इन सब के ऊपर वो हुआ। और अल्टीमेटली लवासा जी, जिनको नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन बनना था, उन्होंने इस्तीफा देके अपनी जान बचाई। मैं जो पूछ रहा हूं इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पे, मोदी जी लगातार हर सरकारी मीटिंग को चुनावी मीटिंग बनाते हैं, मतलब वो सरकारी मीटिंग में अब इनवेरेबली चुनाव की बात करते हैं, विपक्ष का नाम लेके बोलते हैं। दूसरा, ये जो सेक्युलर इंडिया है उसमें लगातार पूजा अर्चना होती है, मतलब हमारे देश के संविधान के अगेंस्ट। मैं दोनों चीजों पे आपसे ये, और जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में अगर कोई अपनी वॉइस रेज भी करता है तो उसको हटा दिया जाता है। डॉक्टर राकेश पाठक जी जी सर, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है सर। मैं और एक मिनट बस, एक मिनट माफ कीजिएगा। एक हमारे अमित प्लीज। तिवारी जी दर्शक हैं। अमित तिवारी जी, ये इस जगह आके बोलो बागेश्वर बाला की जय, संदूर सन्यासी ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में ब्लॉक कर सकता हूं, मैं ब्लॉक नहीं करता हूं। आपको बहुत पसंद है, कोई भी आपको अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आके जय और पराजय मत करिए। आप जहां करना है उस जगह करिए जहां कीर्तन हो रहा है, यहाँ पे इसको मत करिएगा, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक करूंगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। आनंद सर, हो सकता है उन्होंने आपकी ये टिप्पणी सुनने के बाद कमेंट किया हो कि आपने सेक्युलरिज्म का जिक्र कर दिया। और सेक्युलरिज्म वर्तमान सत्ताधारी लोगों की निगाह में और उनके समर्थकों की दृष्टि में अपशब्द की तरह है। स्वयं प्रधानमंत्री भी एक बार कटाक्ष करते हुए सेक्युलर लोगों को कुछ तो भी कह चुके हैं। खैर, मैं बात कर रहा था कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोक लाज को बलाए ताक रख दिया है। आपने सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक भाषण की बात की, पिछले 9 साल से अनवरत वे करते रहे हैं। हाल के दिनों में अंडमान में किसी विमानतल के उद्घाटन में वे राजनीतिक भाषण दे रहे थे, सरकारी कार्यक्रम था। हम यह भी मान लेते हैं कि चलिए कहीं पब्लिक प्लेस पर कहीं ऐसा कार्यक्रम चलेगा, लेकिन लाल किले की प्राचीर, वो तो हमारे उस गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जो आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री ने जहां से देश को संबोधित किया था। और 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री इस देश में हो गए हैं, किसी ने भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐसा राजनीतिक भाषण नहीं दिया जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देते आ रहे हैं। और इस बार उन्होंने अपने ही गिरावट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये लोक लाज की उम्मीद अब हमें उनसे नहीं करना चाहिए। संसद के पटल पर, लाल किले की प्राचीर से, रामलीला मैदान से, या कैनेडी सेंटर यूएस के मंच से माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं जो अगले 5 मिनट में मिथ्या साबित हो जाए। वे कह सकते हैं कि हर साल आईआईटी आईआईएम बन रहे हैं, और उनकी सरकार लोकसभा में उत्तर लिखकर बता देगी 5 साल से एक भी नहीं बना। वे कह सकते हैं दरभंगा में एम्स बन गया है, अब आप ढूंढते रहिए, कैमरामैन भेज रहे हैं सारे चैनल वाले, ढूंढे नहीं मिल रहा एम्स वहां पर। वे कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक भी हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन आनंद सर, वर्तमान समय में जो ज्यादा बड़ी चुनौती है उसकी ओर आपने इंगित किया है, निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता। अकेला निर्वाचन आयोग नहीं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिसमें अब उसे भी मान लीजिए सीएजी को, उसका इस्तेमाल भी कैसे हुआ है हमने पिछले 1 हफ्ते में देख लिया है। बाकायदा टारगेट करके एक ऐसे व्यक्ति और उसके विभाग और मंत्रालय को, उसके भ्रष्टाचार को सामने लाया गया। भ्रष्टाचार सामने लाया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक ये मान रहे हैं कि वो नितिन गडकरी को कॉर्नर करने के लिए किया गया। तो चुनाव आयोग सबसे महत्वपूर्ण है।
एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां सरकार चुने ही निर्वाचन प्रणाली के जरिए जाती है, और वो इकाई जिसके ऊपर जिम्मेदारी है साफ सुथरे पाक साफ तरीके से चुनाव कराने की, अब वो पूरी तरह उनकी मुट्ठी में है। पिछले कितने अवसरों पर माननीय नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। 100 मीटर की परिधि में मतदान केंद्र के आप चुनाव चिन्ह नहीं दिखा सकते। वे अपने जैकेट पर, अपनी सदरी पर चुनाव चिन्ह लगाकर जाते हैं और उसके बाद दिखाते भी हाथ में लेकर। चुनाव आयोग मौन रहता है। वे रैली करते हैं वोट डालने के बाद। आप कल्पना कीजिए, जहां वे मतदान कर रहे हैं वहां से चलते हैं तो रैली में बदल जाता है उनका काफिला। वे एक जिले में मतदान अगर हो चुका है तो उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे जिले में, उत्तर प्रदेश में किसी हाईवे का उद्घाटन करते हैं और उसी दिन मतदान हो रहा है बाकी आधे राज्य में। लेकिन हमारा निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है। अब बची खुची संभावना भी खत्म की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीजेआई और संविधान पीठ का फैसला था कि उसमें कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा या सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, उस संभावना को भी नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर हम पिछली सदी के तीसरे दशक के जर्मनी की राह पर बढ़ रहे हैं। फ्यूरर एडोल्फ हिटलर बाकायदा चुना हुआ प्रधानमंत्री था, चांसलर था। वो कोई सीधे तानाशाह नहीं बना था सर। आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसने चांसलर और प्रेसिडेंट का पद एक कर दिया। फिर उसने एक कानून बना लिया, जैसे इस समय अपने अध्यादेश आते हैं, बिल आते हैं और राष्ट्रपति से दस्तखत करा लिया जाता है। अब दिल्ली का बिल आया और भी कई आ रहे हैं। हिटलर ने क्या किया? उसने कहा कि अब संसद की जरूरत नहीं है मुझे, मेरी कैबिनेट और मैं, फ्यूरर जो फैसला करेगा वो अंतिम है। और उसके बाद धीरे धीरे वहां लोकतंत्र रसातल में चला गया। जिस लोकतांत्रिक तरीके से हिटलर चुनकर आया था उसके ही औजारों का इस्तेमाल करके वो सर्वशक्तिमान बन गया और वो जो थर्ड रेख बनाने के लिए चल पड़ा। 1000 साल का जुमला भी उसी का था जो माननीय मोदी जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से परोसा है। वो सपना भी एडोल्फ हिटलर का था। तो मुझे ऐसा लगता है माननीय के आदर्श वही है, उसी राह पर चल रहे हैं। इसलिए उनकी राह में जो रोड़े हैं, संसद, संविधान, निर्वाचन आयोग, इन सबको वे सिर्फ प्रतीकात्मक बिजू का बनाकर रख देंगे। बिजू का आप सब जानते होंगे, खेत में पक्षियों को उड़ाने के लिए किसान लोग एक बना देते हैं ऐसा बिजू का। तो ये सारे लोग हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में, ये सारी संस्थाएं बिजू का बनकर रह जाएंगी। थोड़े दिनों बाद पक्षी उस बिजूके से भी डरना बंद कर देते हैं और उसी के ऊपर बीट करने लगते हैं बैठकर। तो हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वे इसी लायक बचेंगी कि उससे उनसे कोई डरने वाला नहीं होगा, क्योंकि डराने लायक वे बचेंगी नहीं। उन्हें नख दंत विहीन कर दिया जाएगा। उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, आनंद जी।